प्रणाम बिन्नू भाई। नमस्कार दिनू भाई। प्रणाम नंदिनी जी। रोशन भाई। तो अ, ठीक है साथियों, नमस्कार। वैसे सूचना पहले थी तो अ, नमस्कार योगेंद्र भाई। तो इसको शुरू कर लेते हैं क्योंकि लोग फिर बाद में भी इसको रिपीट कर उसमें देख ही सकते हैं, देखते ही हैं। हाँ आशीष भाई नमस्कार। तो अ, मुख्य बात तो वही है साथियों जो जिनमें मैंने सूचित किया था। और जोशीमठ के पुनर्वास विस्थापन को लेकर के एक लोगों में हलचल, चर्चा, आशंकाएं, तमाम तरह की बातें ये सब चल रही हैं। और इसको लेकर के हम लोगों ने भी लगातार बैठकें की हैं, वार्ड में भी और वैसे भी, और जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से आ, कल भी हम लोग बैठे थे। और उससे पहले भी हम लोगों ने एक मीटिंग बुलाई, आपस में भी बातचीत की है और तमाम तरह से। उसके बाद हम लोगों ने कुछ विचार के लिए बिंदु पिछली मीटिंग में रखे, फिर उसके आधार पर एक ज्ञापन भी उस पर तैयार किया। और फिर उसको हमने जिलाधिकारी चमोली के माध्यम से परसों गोपेश्वर में डीएम को दिया और मुख्यमंत्री डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा है। वार्ता भी हुई उसमें। बद्रीनाथ के विधायक अ, राजेंद्र भंडारी जी भी हमारे साथ थे और संघर्ष समिति के लोग भी। और ज्ञापन देने के बाद फिर हमने प्रेस में भी वहाँ बातचीत की पत्रकारों से, और उनके सामने भी ये सब चर्चाएं विस्तार से की हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ बैठे हैं और ये तय हुआ कि आगे भी इसको वार्ता के लिए हमको जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी लड़ाई से पहले, आंदोलन से पहले, किसी भी संघर्ष से पहले एक तो हमारी क्लैरिटी कि हम क्या कह रहे हैं, इसमें हम क्या सोच रहे हैं, जिस पर कि पहले हम लोग पिछले साल भर से जब आंदोलन में थे तब भी बहुत सारी बातें हमारी बिल्कुल साफ साफ सरकार के सामने हमने रख दी थी। लेकिन उसके बाद फिर एक नई परिस्थिति 20 तारीख जनवरी से पैदा हो गई, जब सरकार का एक प्रस्ताव आ गया तो दोबारा से नए सिरे से विचार करने की ज़रूरत महसूस हुई। तो फिर उस विचार विमर्श के बाद
प्रशासन के साथ वार्ता, अपने साथियों के साथ, जनता के साथ वार्ता के बाद अब जो है ऊपरी लेवल पर, ऊपरी तौर पर, मतलब शासन स्तर पर सचिव जो लोग इसको तय कर रहे हैं, उनसे बातचीत के बाद फिर हम जो है, अगर वो नहीं सुनवाई होती है सरकार के स्तर पर, बाकी जगहों पर, और जो बात हम लोग कह रहे हैं अगर उस पर कोई बात बनती नहीं है, तो फिर वो आंदोलन का रास्ता जो है उसको करें। लेकिन उसकी एक प्रोसेस है, उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जाना ज़रूरी है। तो इसीलिए हम लोगों ने कल तय किया कि हम लोग हर महीने जो है पिछले साल भर से 1 दिन का धरना, सरकार को जो हमारी सहमति बनी अप्रैल के महीने में मुख्यमंत्री जी के साथ, वो हम याद दिलाने के लिए हर महीने एक धरना देते ही हैं। तो उस धरने के माध्यम से बाकी बातचीत भी उसमें हो जाए। ये जो नई परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति पर बात हो, लोगों की भी और बातें, जो लोग हमको वार्ड की मीटिंग में नहीं मिले, वैसे जो वार्ड की मीटिंग में नहीं शामिल हो पाए, तो वो भी उसमें शामिल हों। सभी लोगों को आमंत्रित किया है कि सब लोग पहुंचे वहां धरने पर। 1 दिन का सांकेतिक धरना, उसमें विचार विमर्श, और उसके बाद जो है आगे वार्ता के लिए शासन स्तर पर बात हो, और वहां मुख्यमंत्री तक हम कोशिश कर रहे हैं बात करें, और फिर नहीं बात बने तो फिर दूसरी रणनीति पर दूसरे तरह से विचार करें। लेकिन उससे पहले जो है, ये सब तो एक बात है, लेकिन उससे पहले क्योंकि जो अभी फिलहाल जो चर्चा है, और जिस पर आज जैसे सुनने में आया और पता चला कि रविग्राम में भी एक बैठक हुई लोगों की, कि ये जो विकल्प पत्र बांटे जा रहे हैं और उसको भरने के लिए शासन का लगातार, प्रशासन का यहाँ से दबाव है, और कि इसको तुरंत भरा जाए, तो इस पर वहाँ भी बातचीत हुई है। लोग लगातार हमसे भी उस पर सवाल करते हैं, बल्कि आज तो प्रशासन की तरफ से भी प्रशासन की तरफ से भी हमारे पास जो है कहना है संघर्ष समिति का, तो हमने उनको भी बताया कि हमारा एक पक्ष है जिसमें हम लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं, और जनता से भी हमने पिछले लाइव के माध्यम से भी, फेसबुक के माध्यम से भी इस बात को कहा कि वो विकल्प पत्र जो है, वो जिसमें लिखा हुआ है कि ये एक तरह का सर्वेक्षण है, तो वो सर्वेक्षण नहीं है। क्योंकि वो जो आपकी फाइल बनी है, जिन लोगों का ज्यादा संवेदनशील पहले था और जिनकी फाइल्स बन गई हैं, उनकी फाइल्स के साथ वो अटैच्ड कागज है, उसमें आपकी फाइल का नंबर लिखा गया है, और फिर जब वो आप भर रहे हैं तो वो केवल एक सर्वे नहीं है, वो एक विकल्प पत्र है। तो विकल्प पत्र का मतलब हो गया, जो विकल्प आप भरेंगे उसे फाइनल माना जाएगा, उसे अंतिम माना जाएगा, और आपकी फाइल के साथ वो अटैच हो जाएगा, और फिर उसी को जो है आपका निर्णय मानकर आपके साथ व्यवहार होगा। तो पहली बात तो उसमें ये है कि वो जो विकल्प उसमें दिए गए हैं, पहले तो हमारा ये कहना है कि वो विकल्प पूरे नहीं है, क्योंकि जो हम लोगों ने मांग की पिछले साल भर से, वो हमने कहा कि आप एक जो है पुनर्वास की एक नीति लेकर के आइए, पुनर्वास की नीति लेकर के आप आइए, और जब विस्तृत नीति आएगी तो उसमें जो है, जो विस्थापन पुनर्वास की, जब उन्होंने ये कहा कि आप 2007 की जो भारत सरकार की विस्थापन पुनर्वास नीति है, उसको आधार बना करके आप लाइए। उसमें एक प्रावधान है कि आप जो है जब नीति बनाते हैं, एक सर्वेक्षण लोगों का करेंगे, यानी कि सामाजिक तौर पर लोगों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे। तो उसके तहत ये सर्वे होना था। तो उसमें केवल ये 3-4 जो विकल्प दिए हैं कि आपको मकान के बदले मकान चाहिए, भूमि के बदले भूमि चाहिए, या मकान के बदले पैसा चाहिए, या आप भूमि को सुरक्षित रखना चाहते हैं, ये विकल्प नहीं होंगे उसमें सिर्फ। उसमें बाकी भी विकल्प होने चाहिए, यानी कि आपके रोजगार का क्या होगा, आपके व्यवसाय का क्या होगा, कृषि का क्या होगा, शिक्षा का क्या होगा, आपके स्वास्थ्य का क्या होगा, ये सब भी, ये सब पर भी विकल्प मांगा जाना चाहिए, जो कि उसमें नहीं है। तो क्योंकि ये विकल्प पत्र जो है आधा अधूरा है, और ये विकल्प पत्र है, ये सर्वे पत्र नहीं है, जबकि उसको सर्वेक्षण होना चाहिए। उस सर्वेक्षण के आधार पर आपको नीति बनानी चाहिए। तो अभी जो है, जो विकल्प पत्र आप भरवा रहे हैं, उसके लिए आपके पास भूमि कहाँ है? अभी आप ये बता नहीं रहे, कि जो अभी आपने बताया वो तो भूमि वहां है, बमोत में। और अगर आप कह रहे हैं कि भवन के बदले भवन, तो भवन तो कहीं बना नहीं है, और आप बनाएंगे तो इसका मतलब है कि आप निश्चित तौर पर वहां बमोत में ही बनाना चाहते हैं। इसी तरह जो उसमें बाकी चीजें हैं, तो उसमें आपके पास जो है, सरकार के पास ऑफर करने के लिए क्या है, जिसमें आप कह रहे हैं कि हम चुने कुछ, तो चुने तो तब जब कुछ ऑफर करने के लिए हो, कुछ आपने दिया हो, दिया तो कुछ नहीं है।
तो लिहाजा इसलिए हमारी ये पोजीशन है, यानी कि संघर्ष समिति की ये पोजीशन थी। हमारा ये कहना था कि जब तक ये सर्वेक्षण जो है, तब तक इसके प्रपत्र पर हमको नहीं आगे बढ़ना चाहिए जब तक ये पूरा ना आए। एक तो बात ये, दूसरा जब तक सरकार की विस्थापन पुनर्वास नीति जो है विस्तृत तौर पर, व्यापक तौर पर हमारे सामने ना हो, तब तक इसका अर्थ कुछ नहीं है। तो ये हमारी वो है और यही हमने लोगों से भी कहा है। इसके बावजूद अगर कोई उसको भरना चाहता है, किसी का व्यक्तिगत कोई निर्णय है, किसी का कोई व्यक्तिगत तौर पर किसी को कुछ उसमें ठीक लगता है, तो उसके लिए छूट है। वो तो अपनी तरह से हर व्यक्ति अपने लिए निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन सामूहिक तौर पर, क्योंकि हम एक संघर्ष समिति के में हैं और हम क्योंकि उस आंदोलन के अगुवा रहे हैं, उसको लीड करते रहे हैं, और हम जब प्रशासन से, सरकार से वार्ता में हैं, तो हमारी ये पोजीशन उसमें है, हमारी ये स्थिति है, हमारा ये स्टैंड है। अब इसके बावजूद व्यक्तिगत तौर पर, जैसे कि जब आप लोग 1.5 लाख रुपया ले रहे थे या बाकी पैसा ले रहे थे, तब हमने अपनी स्थिति आपको बताई कि हमारा ये मानना है। उसके बावजूद कोई व्यक्तिगत तौर पर कोई निर्णय लेता है तो उसके लिए वो स्वतंत्र है। तो ये एक बात इस पर है, क्योंकि लगातार लोग इस पर पूछ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, और आज रविग्राम में भी इस पर विचार हुआ और बाकी जगह भी जहाँ हम लोगों ने वार्ड में मीटिंग की, वहाँ हमने ये बात रखी है। अच्छा, अब जो हम लगातार जिस बात को कह रहे हैं कि अभी तो जो है हमारा जो आपत्ति है, हमारी आपत्ति यानी जनता की जो आपत्ति है, जो सचिव साहब ने पहले दिन 20 तारीख जनवरी 2024 को जब वो प्रस्ताव रखा, तो लोगों ने उसको आउटराइटली रिजेक्ट किया, यानी कि लोगों ने उसका विरोध किया कि हम इस पर सहमत नहीं हैं। तो वही जनता की जो भावना है, उसको हमने आगे रखते हुए अपने ज्ञापन में उसको पहला बिंदु बनाया कि अभी जो है, क्योंकि जनता की उस पर असहमति है, किस पर? इस बात पर कि जो आपने डेंजर जोन बनाया है, जो जिसको बहुत सारे जो इलाके जोशीमठ के आपने असुरक्षित घोषित किए हैं, इसी पर हमारी आपत्ति है। क्योंकि उसमें कोई तार्किकता, कोई वैज्ञानिकता हमको नज़र नहीं आ रही। क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर के दायरे में एक इलाका सुरक्षित और एक इलाका असुरक्षित हो जाए। तो इसको कम से कम सरकार स्पष्ट करे, पारदर्शी तरीके से हमको बताए कि किस आधार पर आपने तय किया। और जो भी वो वैज्ञानिक अध्ययनों की रिपोर्ट में तो ऐसा डिटेल उसमें है नहीं, क्योंकि वो रिपोर्ट तो पड़ी हुई है, हमारे पास रखी हुई है। तो आपने उसको आधार क्या बनाया, तो वो हमको पता हो। और क्योंकि हमारे सामने, हमारे पास जो है तरह-तरह की सूचनाएँ आ रही हैं कि सेना के क्षेत्र को सरकार बढ़ाना चाहती है, एनटीपीसी की परियोजना को आगे बढ़ाना चाहती है, या तमाम अन्य बातें आ रही हैं। तो ये संदेह है हमारे मन में कि भई ये जो संदेह है, इसको सरकार दूर करे और बताए कि किस आधार पर उन्होंने डेंजर ज़ोन निश्चित किए। तो पहली आपत्ति तो यही है। जब तक ये आपत्ति दूर नहीं होती, इस पर कोई साफ सरकार का हमारे साथ वो नहीं होता, तब तक बाकी बातों का तो कोई अर्थ ही नहीं रहता। तब तक तो हम ये कहें कि डाडों वाले या रविग्राम वाले या दूसरे वाले कहीं जाएँ, नहीं जाएँ, वो बात तो बहुत बात की है। पहले तो हम कह रहे हैं हम असुरक्षित हैं, ये साबित करो आप, कैसे आप कह रहे हैं? तो किस आधार पर आपने किया? हाँ, कुछ इलाके ऐसे हैं जो हमको दिखाई दिए, जिस पर हमने आंदोलन किया, जिस पर हमको बिल्कुल लगता है कि वो इलाके असुरक्षित हैं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे लगते नहीं हैं। और उसके क्या आधार हैं, वो थोड़ा पहले पता चले। फिर खुद ही वो सरकार कह रही है कि हम स्थिरीकरण का काम कर रहे हैं, यानी कि इसके स्टेबलाइजेशन के लिए हम 1000 करोड़ रुपया इस पर खर्च करना चाहते हैं। तो जब आप स्टेबलाइजेशन इसका करना चाहते हैं जोशीमठ का, यानी जोशीमठ को बचाना चाहते हैं, जो कि हमारे आंदोलन की मांग है कि जोशीमठ बचाया जाना चाहिए। तो बचाने का मतलब ये है कि जब आप इसको स्टेबल कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमने ऐसी तकनीक हमने इजाद कर ली है, या ऐसी तकनीक हमारे पास है कि जिसमें हम इसके विभिन्न क्षेत्रों को स्थिर कर पाएंगे, स्टेबलाइज कर पाएंगे, दीवार लगा करके, वहाँ जो है ड्रिलिंग करके और रॉड्स और ये सब के साथ, और उसमें नालियां बना करके, सीवेज बना करके, ये सब करके हम इसको स्थिर कर सकते हैं। तब हमारा प्रश्न है कि जब आप ये स्टेबलाइज कर दे रहे हैं, तब इतनी बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापित करने की क्या आवश्यकता है? हाँ, वो जगह हैं जो बिल्कुल संवेदनशील दिखाई दे रही हैं, जिनका बिल्कुल लग रहा है कि कुछ दिनों में जिनमें खतरा है। उन इलाकों को छोड़ करके बाकी जो जगहें हैं, अगर उनको स्थिर किया जा सकता है, उनको स्टेबल किया जा सकता है, तब उन इतनी बड़ी आबादी को खाली करने की क्या ज़रूरत है? और बड़ी घनी आबादी की वाली जगहें यहाँ आपने डेंजर ज़ोन में शामिल की हैं। तो इसलिए
फिर लोगों का यहाँ जो परंपरागत तौर पर जो लोग यहाँ रहे हैं पिछले सैकड़ों साल से रह रहे हैं, उनकी केवल मकान नहीं यहाँ है, कृषि भूमि है, व्यवसाय है, सब कुछ है। यहाँ से तमाम तरह के आस्था, परंपरा, ये सब जुड़ाव है। उसके लिए आपके पास आपको सोचने की ज़रूरत है। तो जब आप स्थिरीकरण कर दे रहे हैं, स्टेबलाइज़ेशन कर दे रहे हैं, तब क्या इस आबादी को हम यहाँ रहने के लिए कोई व्यवस्था बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बना सकते हैं तो बिल्कुल बननी चाहिए पहले तो जोशीमठ में, और नहीं जोशीमठ में तो जोशीमठ के आस-पास जो विकल्प हमने आपको दिए, जो स्थान हमने आपको बताए, उन स्थानों पर आपने क्या विचार किया? तो कुछ स्थान तो हमने जो दिए उनमें से आपने कहा कि भई जैसे हमने वो गोंख वाला भी पिछले साल उस पर बात हुई थी। अभी तो फिर से लोग कुछ उसको उठा रहे हैं। लेकिन वो सरकार ने उसी समय हमसे कह दिया कि गोंख वाला जो है जियोलॉजिकली वो जो है अस्थिर जगह है, भूगर्भिक तौर पर वो स्थिर नहीं है, वहाँ नहीं बसाया जा सकता। लेकिन बाकी जगहें जो हमने विकल्प दिए, उन विकल्पों पर तो आपने कहा कि ये स्थिर हैं, हमने इनका जो है जियोलॉजिकल स्टडी इनकी करवाई और जो विकल्प आपने सुझाए थे, वो जियोलॉजिकली फिट पाए गए हैं, ठीक पाए गए हैं। तो उन पर क्यों नहीं आप विचार कर रहे हैं? और विचार कर रहे हैं तो फिर वो बमोत वाला विकल्प आप क्यों ला रहे हैं? तो ये सब सवाल हैं, इन पर बात करने की अच्छा, फिर एक जो प्रश्न है, जो बहुत ही ज़रूरी सवाल है, वो ये है कि ये जो मूल निवास और मूल और गैर मूल वाला जो सवाल है, इस पर हम लोग क्योंकि हम एक संघर्ष समिति के लोग हैं और हम सबको लेकर के साथ चल करके लड़े हैं। और जब हमने कोई नीति सरकार से बनवाई, चाहे वो मकान का जो रेट तय हुआ सीपीडब्ल्यूडी वाला, तो उसमें तो हमने कोई ये नहीं कहा कि इसमें फलाने आदमी को इतना रुपया दिया जाए, अलाने को ये न दिया जाए। उस पर तो सबके लिए वो नीति बनी। अगर आज के दिन पर सीपीडब्ल्यूडी का रेट जोशीमठ के लोगों को मिल रहा है, जो कि बहुत न्यायोचित लगता है और ठीक लगता है, तो वो जो है किसी एक व्यक्ति के लिए, एक परिवार के लिए, एक गाँव के लिए, एक क्षेत्र के लिए नहीं हुआ, वो सबके लिए हुआ। अगर वो लागू हुआ, तो वो सबको मिलने वाला है। उसमें कहीं कोई मूल निवासी हो या बाहर का निवासी हो, ये नहीं था। और वो लड़ाई भी इसीलिए वो मजबूत रही। वो लड़ाई भी इसीलिए सफल रही, इसीलिए उसकी गूंज भी सुनाई दी कि उसमें एकता थी। लोगों में एकजुटता बनी रही। और आगे भी हम लोगों पे बड़ा संकट है ये, बड़ी चुनौती सामने है। इसलिए आगे भी अगर कोई आप लोग सफल होंगे, अगर आपकी बात सुनी जाएगी, तो उसमें ये बात बिल्कुल मायने रखेगी कि आपकी एकजुटता उसमें बनी रहे, आपका स्वर एक रहे, आपकी बात एक रहे। आप अलग-अलग स्वर में अलग-अलग बात करेंगे, तो उससे आपका नुकसान होगा, जो कि हमने देख रहे हैं। अभी हम जब परसों जिलाधिकारी के पास गए, बातचीत कर रहे थे, तो उसमें हमको लगा उनकी बातचीत में ये सब बातें दिखाई देने लगी। प्रशासन के रुख में ये बात दिखाई देने लगी। तो इसको समझने की ज़रूरत है। और क्योंकि वहाँ से जो बात आ रही है, वो जो मीटिंग हो रही है मूल निवास के नाम पे, तो वहाँ से जो बात आ रही है उसमें बहुत आपत्तिजनक कुछ बातें हैं। वहाँ कहा गया कि हमको एनटीपीसी का जो आरएनआर पॉलिसी है, उस पर हमारे साथ बात हो। अरे आपने पढ़ी नहीं वो पॉलिसी, पढ़िए उसको, बहुत ही खराब पॉलिसी थी वो। हम लोग तो लड़े उसमें 2010 में, जब हम लोगों का एनटीपीसी के साथ समझौता हो रहा था, तब हम जो है टीएचडीसी की विस्थापन नीति लेकर के आए। उसको पढ़ा हमने, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर थी। टीएचडीसी की जो आरएनआर पॉलिसी है, वो एनटीपीसी की आरएनआर पॉलिसी से कहीं बेहतर थी। हमने उसको लागू करवाया, तब उस पर समझौता हुआ। ऐसे ही जो है आप जो बद्रीनाथ का रेट, फलाने का रेट, कुछ नहीं। हमारा जो जोशीमठ है, उसके लिए अलग विस्थापन नीति बननी चाहिए, ये बात है और वो बनी है, बन रही है। बल्कि बहुत सारे लोग कर्णप्रयाग में और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमको जोशीमठ की तर्ज पर मुआवजा मिलना चाहिए। ये बात हो रही है। और आप कह रहे हैं कि हमको फलानी तर्ज पर होना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है और इससे नुकसान लोगों का होगा। और अगर लोगों का नुकसान हुआ तो वो लोग जो ये बात उठा रहे हैं, उनके ऊपर ये बात आएगी। उनको इतिहास माफ नहीं करेगा, उनको लोग माफ नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। लोगों का आप भविष्य खराब करेंगे और लोगों के भविष्य पर अगर बात आएगी, तो फिर यह आपके लिए भी ठीक नहीं होगा। ये गलत बात आप जो कर रहे हैं केवल राजनीति के लिए, केवल अपनी राजनीति को ठीक करने के लिए अगर आप ऐसा करेंगे, केवल कुछ लोगों को बरगलाने के लिए ऐसा करेंगे, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि आपका अध्ययन नहीं है, वो दिखाई दे रहा है आपकी बातचीत में, आपका जो ज्ञापन है, आप जो बातें कर रहे हैं, उसमें साफ ये बात दिख रही है कि आपके पास कोई न जानकारी है, न कोई अध्ययन है।
और आप हवा में बातें कर रहे हैं और वो होना नहीं है। और उससे क्या होगा, सब लोगों का नुकसान होगा, पूरे जोशीमठ के लोगों का, और हमारा भविष्य इसमें जुड़ा हुआ है, हमारा व्यवसाय, हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य इसमें जुड़ा हुआ है। इसलिए इसमें थोड़ा गंभीर होने की ज़रूरत है। ये बहुत हल्के तरीके से केवल क्षुद्र राजनीति के लिए, अपने छोटे कुछ समय के नगर पालिका के चुनाव के लिए, थोड़ी उसके लिए, ये अच्छी बात नहीं, ये ठीक बात नहीं। तो इसको भी हम आपसे कहना चाहते हैं कि इसको और समझदार होने की और ज़्यादा परिपक्व होकर के बात करने की ज़रूरत है, और लोगों के, व्यापक जनता के हित में बात करने की ज़रूरत है, जिससे सबका हित सरे। जो भी यहाँ रहता है वो सब यहाँ के नागरिक हैं, सब यहाँ के लोग, कोई बाहर से कोई नहीं आया, अमेरिका से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से कोई नहीं आया, सब यहीं के नागरिक हैं। और उन लोगों ने भी अपने जीवन का काफ़ी सारी संपत्ति जोड़ करके यहाँ जो है घर बनाया, मकान बनाया, उन्होंने भी यहाँ अपना भविष्य देखा। और हम ही लोगों ने, जो यहाँ के स्थानीय लोग रहे होंगे, उन्होंने तो जमीन दी उनको, और हमारे खाते में उनका हिस्सा है। तो इसलिए ये सब बातें समझते हुए और गंभीरता से, केवल अपनी क्षुद्र राजनीति से बाहर निकल करके, चीजों को, भविष्य को देखते हुए, लंबे समय की, लंबे अंतराल की जो बात है उसको देखते हुए, दीर्घ समय में, लंबे समय में इसके क्या परिणाम होंगे, इनको समझते हुए हमको बात करने की, सोचने की जरूरत है। तो ये, और कल भी हम लोग जब धरने पर बैठ रहे हैं, एक दिन का धरना है, उसमें आप सब लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप सब लोग आइए, बैठिए, बातचीत कीजिए, और उसके बाद हम लोग फिर आगे बात करेंगे, और फिर इसके लिए आगे रणनीति तय करेंगे, सब मिलजुल करके। तो आज के इस लाइव का मुख्य वजह तो यही थी, बाकी बातें तो खैर वो हैं, लेकिन मुख्य बात यही थी कि कल का जो हमारा धरना है वो किस संदर्भ में है। एक दिन ही है, वैसे हम हर महीने करते ही हैं एक दिन वाला, याद दिलाने वाला, जो सरकार को, तो उसी की कड़ी में, उसी के क्रम में ये है। लेकिन साथ ही ये, क्योंकि एक नई परिस्थिति भी पैदा हो गई, तो उस परिस्थिति के चलते थोड़ा सा हमने ज़्यादा लोगों को आमंत्रित किया कि सभी लोग आए, बातचीत करें, और इसीलिए ये लाइव भी आज किया, कि ताकि वो नई परिस्थिति में वहाँ हम बैठें, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जो भी है, और फिर वहाँ से विचार विमर्श करके हम फिर आगे जाएंगे, क्योंकि हमारा कार्यक्रम है, हमने समय लिया है कि हम वहाँ देहरादून में ऊपरी जो प्रशासन के, सरकार के लोग हैं, उनसे बात करें, और वहाँ कोई बातचीत में कोई सकारात्मक निकलता है तो ठीक है, और नहीं निकलता है तो फिर आगे के लिए फिर जो रास्ता हमको मिलेगा उस पर हम आगे बढ़ेंगे। तो यही बात आज के लिए थी। तो कल के लिए, कल 11 बजे से तहसील में हम लोग बैठेंगे, और वहाँ ये सब बातों पर विचार विमर्श होगा। बाकी जो भी हम लोग करते हैं, हम तो खुले आम तौर पर जो भी ज्ञापन हम दे रहे हैं, जो भी हम करते हैं, उसको जारी करते हैं सभी जगह, जो भी प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, अन्य प्लेटफॉर्म है, उसको जारी करते हैं, और उस पर बहस होती है। कल भी हम लोग बैठे तो बहुत बहस, हर विषय पर, हर बात पर उसकी ज़रूरत है। उसके बगैर केवल एक आदमी, दो आदमी, चार आदमियों के बुद्धि से ये सब नहीं निकलता है। तो इसलिए जो है, इसको और आगे प्रैग्मेटिक होकर के, और तर्कपूर्ण होकर, और विचारशील, गंभीर होकर के इस पर सोचने विचारने की ज़रूरत है। ऐसी आप सबसे अपेक्षा है, ऐसी हमारी अपील है, उम्मीद है। तो इसको बनाए रखेंगे, हमारी आशा के अनुरूप आप लोग इस पर अमल करेंगे, सोचेंगे, ये हमारी अपील है। और कल के लिए, कल के धरने में हम सभी लोगों को, आप लोग जो भी इससे प्रभावित लोग हैं, जो भी इस पर गंभीरता से सोचते हैं, समझते हैं, आप सबको आमंत्रित कर रहे हैं। और फिर कल के बाद जो है, जो भी उसमें निर्णय होगा, फिर वो आपके सामने हम लोग रखेंगे। यही अ, आज की बात थी, कहना था। तो अ, कल के लिए आपको आमंत्रित करते हुए, और आगे भी आपका सहयोग, आपका समर्थन, उसकी अपेक्षा हमको रहेगी, उसकी अपेक्षा है, आप लोग करते रहे हैं। इसी उसमें आप सबका धन्यवाद। और इस बात को, क्योंकि कल तक का ही समय इसका है, तो कल तक इसको लोगों तक पहुंचाने में, इसको प्रसारित करने में, इसको आगे बढ़ाने में, साझा करने में आप लोगों का मदद मिलेगी, सहयोग मिलेगा, ऐसी आपसे प्रार्थना है, उम्मीद है, अपेक्षा है। धन्यवाद।